डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मैं आपके सामने आज पुनः अर्थशास्त्र के पहले अध्याय विकास नामक चैप्टर को लेकर हाजिर हूं। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। इससे आपको कुछ ना कुछ सवाल पेपर में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर में आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ। तो सबसे पहले, जैसा कि आपके पास ये शब्द दिख रहा है विकास, तो आपने देखा होगा कि विकास है क्या। सीधी सी बात है, सब लोग कहते हैं कि मैं अपना विकास करना चाहता हूँ, ठीक है। तो विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की वृद्धि, अर्थात उसकी इच्छाओं की पूर्ति। ध्यान दीजिएगा, उसके जीवन स्तर में सुधार, उसकी जीवन प्रत्याशा में सुधार, यही है विकास, यही है विकास, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी व्यक्ति की विकास की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग किसी देश की विकास की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, हम लोग किसी देश के विकास की बात कर रहे हैं। मतलब किसी देश के विकास का क्या अर्थ है? तो सबसे पहली चीज कि जो विकास शब्द है वो किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। अर्थात किसी देश का विकास एक क्षेत्र में होता जा रहा है, उसे हम विकास नहीं कहेंगे। सभी दिशाओं में अगर उस क्षेत्र का विकास हो रहा है ना, तो उसे हम विकास कहेंगे। अर्थात उसकी जो वृद्धि है वो सभी दिशाओं में हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? विकास कहेंगे, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। हम अगर किसी देश के लिए आर्थिक विकास की परिभाषा बताना चाहें तो आप क्या बताएंगे? आर्थिक विकास, या आप कह लीजिए कि राष्ट्रीय विकास, कि राष्ट्रीय विकास। तो आप सबसे पहले आप एक आर्थिक विकास या राष्ट्रीय विकास की परिभाषा लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप आर्थिक विकास से क्या समझते हैं या विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप लोग? आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है, दीर्घकालिक वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप इस शब्द को समझेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है। तो राष्ट्रीय विकास वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है। यहाँ पे जो दीर्घकालिक शब्द आ रहा है, इसका मतलब है कि लंबे समय तक वृद्धि होनी चाहिए। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब आज आपको कुछ लॉटरी लग गई और आपका विकास हो गया और आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ गई तो आपने कहा हमारे यहाँ विकास हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लंबे समय तक होना चाहिए। अर्थात इसमें आपकी मेहनत लगेगी, ठीक है। आप अपनी मेहनत से अगर आगे बढ़ेंगे तभी उसमें आपको विकास कहा जाएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब जरा देख लीजिए कि राष्ट्रीय विकास शब्द की विशेषताएं क्या क्या हैं। राष्ट्रीय विकास शब्द की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो आप लिखेंगे, देखिए, राष्ट्रीय विकास की यह विशेषता होती है, सबसे पहली चीज कि राष्ट्रीय विकास की यह विशेषता होती है कि इसके अंतर्गत वही नीतियां और कार्यक्रम लागू किए जाते हैं, वही नीतियां और कार्यक्रम लागू किए जाते हैं जो अधिक संख्या को प्रभावित करते हैं, अर्थात अधिक संख्या के हित को देखते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, मतलब राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत उन लक्ष्यों को, अर्थात उन कार्यक्रमों को, उन नीतियों को कार्यान्वित किया जाता है जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचता हो। याद रखिएगा, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचता हो। तो पहला विकास की विशेषता लिख लीजिएगा कि इसके अंतर्गत उन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाता है जिसके तहत बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचता हो, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचता हो, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसकी और विशेषता आप लिख सकते हैं
इसकी और विशेषता बोले। राष्ट्रीय विकास में ऐसी नीतियों को लागू किया जाता है जिससे कि देश की सकल आय में दीर्घकालिक वृद्धि हो। देश की सकल आय में दीर्घकालिक वृद्धि हो गया। आगे और आप लिखेंगे राष्ट्रीय विकास से, अगला पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रीय विकास से किसी देश की जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर में भी सुधार होता है। किसी देश की जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर में भी सुधार होता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब जरा हम यहाँ पे एक बात समझते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई थी कि जो विकास होता है ना, विकास वो सबके लिए एक तरह से नहीं होता है। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये जो बात यहाँ पे लिखी गई थी, ये बात एनसीईआरटी में भी लिखी गई थी। देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि हम सभी विकास की इच्छा रखते हैं, लेकिन विकास के परिप्रेक्ष्य में हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं व्यक्ति, क्षेत्र अथवा राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर नीचे भी एक बात देखिए लिखी हुई है कि विकास, ये व्यक्ति विभिन्न लक्ष्यों की तलाश में रहते हैं। राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में उनके उद्देश्य भी अलग अलग होने की संभावना रहती है। जैसे किसी देश का विकास एक किसान के लिए अलग माध्यम से होता है, व्यापारी के लिए अलग माध्यम से होता है और एक शिक्षक के लिए अलग माध्यम से होता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें कि किसी किसान की, तो वो किसान क्या चाहेगा? किसान यह चाहेगा कि उसको काम करने के लिए अधिक से अधिक घंटे मिले, काम के लिए अधिक से अधिक घंटे भी मिले और गांव में उसको अच्छी सुविधाएं मिले। किसान तो यही चाहेगा ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। परंतु अगर हम जाने कि व्यापारी क्या चाहेगा, तो व्यापारी ये चाहेगा कि सरकार की जो नीतियां हो, सरकार की नीतियां वो किसके अनुसार हो? सरकार की नीतियां हो एकदम बिजनेस के अनुसार हो, व्यवसाय के अनुसार हो, जिससे व्यवसाय को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचे। मुझे जितना से ज़्यादा जितना हानि कम हो, मुझे फ़ायदा होगा। सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा लाभ हो। ध्यान दीजिएगा। तो व्यापारी ऐसा चाहेगा। जबकि शिक्षक क्या चाहेगा? शिक्षक ये चाहेगा कि देश की शिक्षा स्तर को बढ़ावा दिया जाए, जिससे शिक्षित लोगों की संख्या बढ़े और लोग विकास कर सकें। ठीक है ना, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए सरकार ऐसी नीतियां बनाती है ना जो सभी लोगों को समन्वित करते हुए चलती है। याद रखिएगा, जो सभी लोगों को समन्वित करते हुए चलती है और एक बड़े स्तर को लाभ पहुंचाती है, एक बड़े स्तर को लाभ पहुंचाती है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है देश या राज्यों की तुलना। तो जो हमारे देश या राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा, उनको विकास के आधार पर विकसित, अविकसित और विकासशील देशों में बांटा गया है। विकसित, अविकसित और विकासशील देशों में बांटा गया है। ठीक है, तो जरा हम देख लेते हैं कि विकसित, अविकसित और विकासशील देशों की श्रेणियां क्या हैं। देखिए तो जरा, यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए, यहाँ पर आप आइए। इस सवाल को आप समझ भी लीजिएगा। लिखा हुआ है, पहले तो आप यहाँ पे समझिए, फिर हम थोड़ा सा जब उसको समझ लेंगे विश्व बैंक, तब इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न आय वाले देश, मध्यम आय वाले देश और विकसित देश। तो ये लोग विकसित हैं, ये लोग विकासशील हैं और ये लोग अविकसित हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अविकसित देश में उन श्रेणियों को शामिल किया गया है ना, अविकसित देश में उन श्रेणियों को शामिल किया गया है जहां पर प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम होती है। प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम होती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। अविकसित देश उनको कहा जाता है। मध्यम वाले कौन से हैं? मध्यम वाले जिनकी प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत ज़्यादा है, अपेक्षाकृत ज़्यादा है। याद रखिएगा, इसमें भारत भी आता है हमारा। भारत एक कैसा देश है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मध्यम आय का देश है और विकासशील देश है।
कैसा देश है जी? विकासशील देश है, विकासशील। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। और विकसित देश कौन से हैं? जो बहुत अधिक समृद्ध होते हैं, जहाँ पर कम जनसंख्या होती है, संसाधन ज़्यादा होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या कम, संसाधन ज़्यादा, विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमारे अमेरिका आदि हैं, ये लोग यूरोप के कंट्रीज हैं, ये लोग हमेशा विकसित देश की श्रेणी में रखे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को आप लोग। चलिए, तो ये जो है ये कौन बताता है? ये मतलब जो प्रक्रिया बताई है ये किसने बताई है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे हम लोग मानव विकास रिपोर्ट भी कहते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब हम मानव विकास रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहीं पर इसके बारे में और बातें करेंगे। ठीक, चलिए अब जरा आप लोग आगे आइए इधर साइड में, जो आपका पॉइंट कह रहा था कि जब आप देशों या राज्यों की तुलना करते हैं तो विकसित, अविकसित और विकासशील के रूप में बांटकर करते हैं। तो कैसे उनको विकसित और अविकसित में बांटा जाता है? तो सबसे पहला आपका आता है राष्ट्रीय आय। क्या आता है? राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो पता ये चलता है कि राष्ट्रीय आय के आधार पर हम कैसे किसी देश की विकासशीलता की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिख लीजिए कि राष्ट्रीय आय है क्या। राष्ट्रीय आय है क्या? तो लिखिएगा, एक निश्चित समयावधि में किसी देश के सभी मूल निवासियों की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सभी मूल निवासियों की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस राष्ट्रीय आय के अनुसार विकसित देश कौन से है? जहाँ पे वही राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पे राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा होगी उन्हें विकसित देश कहा जाएगा। परंतु एक बात बताइए, देखिएगा कि दो कंट्रीज हैं, एक ए है और एक बी है। जो ए की राष्ट्रीय आय है वो टोटल 100 रुपये है। कितने रुपए है? 100 रुपये। और जो बी की राष्ट्रीय आय है वो कितने रुपए है? 200 रुपये है। कितने रुपए है? 200 रुपये। मतलब जो ए देश है उसके सभी लोग मिलकर 100 रुपये कमा रहे हैं एक साल में, और जो बी देश है उसके सभी लोग मिलकर 200 रुपये कमा रहे हैं एक साल में। ध्यान दीजिएगा। परंतु एक बात मुझे बताइए कि जो देश ए था वहाँ पर निवासी केवल 5 लोग थे। जो देश ए था वहाँ पर निवासी केवल कितने लोग थे? 5 लोग थे। और जो देश बी था वहाँ पर निवासी टोटल 20 लोग थे। वहाँ पर निवासी टोटल 20 लोग थे। मतलब देश बी में 20 लोग मिलकर 200 रुपये कमा रहे थे और देश ए में 5 लोग मिलकर 100 रुपये कमा रहे थे। तो अगर हम इस कुल राष्ट्रीय आय के अनुसार बताएं, समझिएगा ध्यान से, अगर इसके अनुसार बताएं तब तो 200 वाले में ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो आपका विकसित ये होना चाहिए, विकसित देश ये होना चाहिए, ये आपका गरीब देश होना चाहिए। परंतु ध्यान से आप देखिए कि इसमें 5 ही लोग मिलकर 100 रुपये कमा रहे हैं, अर्थात एक बंदा 20 रुपये कमा रहा है। और यहाँ पे जब आप बात करेंगे 20 लोग मिलकर 200 रुपये कमा रहे हैं, अर्थात एक बंदा 10 रुपये कमा रहा है। कितने रुपए कमा रहा है जी? 10 रुपये। तो आप बताएंगे जरा कि इसमें अमीर कौन सा हुआ? यहाँ पे 100 रुपये था। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हमारा कुल राष्ट्रीय आय है ना, ये विकास का तुलना करने का एक अच्छा माध्यम नहीं है। विकास का तुलना करने का एक अच्छा माध्यम नहीं है। तो आपसे सवाल अगर ऐसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय क्या है और यह विकास की तुलना करने का एक अच्छा माध्यम नहीं है, क्यों? तो आप यही उदाहरण लेके उसमें बता देंगे आराम से। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जब इससे तुलना नहीं हो पाई तो सवाल उठा कि कैसे तुलना की जाए। तो फिर उसके लिए आया प्रति व्यक्ति आय। क्या आया जी? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उसको निकाला गया कैसे? कि वही मैंने कहा कि जो ए देश था वो टोटल 100 रुपये कमा रहा था। ध्यान दीजिएगा। और जो बी देश था उसको टोटल 200 रुपये कमा रहा था। लेकिन इसमें 20 लोग थे तो टोटल इनको मिल रहा था प्रति व्यक्ति पे 10 रुपये, और इसमें 5 लोग थे, प्रति व्यक्ति पे मिल रहा था 20 रुपये। तो यही है प्रति व्यक्ति आय। यही है प्रति व्यक्ति आय। मतलब अगर आप लोग पर कैपिटा इनकम निकालना चाहते हैं, PCI निकालना चाहते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, तो आप लोग एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कुल आय बटे जनसंख्या। कुल आय बटे जनसंख्या, याद रख लीजिएगा, ये आपकी हो जाएगी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो कुल आय में आप जनसंख्या से भाग दे दीजिए, आपको मिल जाएगी प्रति व्यक्ति आय। ठीक,
तो अब जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो देश बी था उसका एक बंदा 10 रुपये कमा रहा था और जो देश ए था उसका एक बंदा 20 रुपये कमा रहा था, अर्थात ये वाला देश अब अमीर माना जाएगा। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया आपको? ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? और इसी प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय भी कहते हैं, क्योंकि आपने समांतर माध्य गणित में तो पढ़ाई हुआ है कि कुल जितना योग है उसके बट्टे कुल की संख्या से भाग देते हैं। तो कुल हमारा योग औसत आय था और कुल की जनसंख्या जो थी, आबादी थी हमारी, उससे हमने भाग दे दिया। ठीक है, परंतु ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये भी हमारी कुछ असमानताओं को छुपाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए, एक बात मैं फिर आपको बताता हूँ, एक उदाहरण फिर लेता हूँ मैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा इधर साइड में। देखिए, मैं कहता हूँ आपसे कि जो देश ए था, ध्यान दीजिएगा, जो देश ए था उसको टोटल 100 रुपये मिल रहे थे, 100 रुपये, और यहाँ पर 5 लोग थे। कितने लोग थे? 5 लोग। तो आपके हिसाब से एक बंदा कितने रुपए कमा रहा था, एक व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा था? 20 रुपये कमा रहा था ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो देश बी था उसके पास टोटल थे 200 रुपये। कितने रुपए थे जी? 200 रुपये। वहाँ पे 20 लोग थे, तो एक बंदा 10 रुपये कमा रहा था। ठीक है, तो आपको लगा कि ये वाला देश ज़्यादा गरीब, ये अमीर है, लगेगा क्या? होना भी चाहिए इसको। परंतु मैं अगर आपसे एक बात बताऊं कि यहाँ पे एक आदमी अकेले ही, याद रख लीजिएगा, एक आदमी अकेले ही 80 रुपये कमा रहा है, तो बाकी के बचे 4 लोग वो कितना कमा रहे हैं? बाकी के जो बचे 4 लोग वो कमा रहे हैं आपका 20 रुपये, मतलब एक आदमी 5 रुपये। और यहाँ पे टोटल व्यक्ति मान लीजिए कि 20 के 20 10-10 रुपये कमा रहे हैं, 20 की जो 20 हैं वो 10-10 रुपये कमा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि वास्तव में कौन सा देश ज़्यादा अमीर है? हैं, बोलिए, वास्तव में कौन सा देश ज़्यादा अमीर है? देखने में तो पर कैपिटा इनकम से ये वाला लगा, क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा थी, परंतु यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति आय सबके पास 10-10 रुपये है। यहाँ पर आय की समानता है, यहाँ पर आय की समानता है, और यहाँ पर आय की असमानता है। क्या है जी? असमानता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति 80 रुपये कमा रहा है और बाकी के 4 व्यक्ति मिलकर केवल और केवल 20 रुपये कमा पा रहे हैं, अर्थात उनको 5 रुपये केवल मिल रहे हैं। तो ये 4 के 4 तो गरीब ही रह गए ना। वही कहानी हमारे इंडिया में है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया भी था कि भारत का 90% धन जो है 2% अमीरों के पास है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यही कहानी होती है यहाँ पे, आय की असमानता। फिर भी हम पर कैपिटा इनकम से ही देशों की तुलना करते हैं, पर कैपिटा इनकम से ही देशों की तुलना करते हैं, ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि प्रति व्यक्ति आय पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट जारी की गई है कि उसके अनुसार कौन सा देश किस श्रेणी में रखा जाएगा, कौन सा देश किस श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो विश्व बैंक है ये है क्या। तो जरा आप विश्व बैंक की चर्चा करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो आइए, विश्व बैंक की चर्चा करने के लिए मैं आपको यहाँ पे पेज पे लेके चलता हूँ। देखिए जरा आप लोग, सबसे पहले एक सम्मेलन था, ब्रिटेन वुड सम्मेलन, जो कि 1944 में हुआ था, 1 से लेकर 22 जुलाई। अगर आपको एक डेट बतानी होगी तो 1 जुलाई आप बताएंगे, और 22 जुलाई भी आप बता सकते हैं, कोई गलती नहीं, वैसे शुरुआत 1 जुलाई से हुई थी। तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ये आपको इतिहास की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 44 मित्र देशों ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था जी? मित्र देशों ने भाग लिया था। चूंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय देशों के दो गुट बने हुए थे, जिसमें से मित्र देशों के गुट ने यहाँ पे भाग लिया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में 1 से 22 जुलाई 1944 तक हुआ था, जिसमें 44 देशों ने भाग लिया था। और ब्रिटेन वुड सम्मेलन की जुड़वा संतानें कहा जाता है, याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड सम्मेलन की जुड़वा संतान, मैं लिख देता हूँ अपनी कॉपी में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन की जुड़वा संतान क्या है? IMF है, IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक है, IMF और वर्ल्ड बैंक है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो इस ब्रिटेन वुड सम्मेलन के अनुसार इस विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी जी?
विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और किस नाम से हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे आप लोग IBRD कहते हैं। क्या कहते हैं? IBRD। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। मुख्यालय जो है इसका, मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में। तो जो बातें मैंने यहाँ पे लिख के दिए ना आपको, इसको लिख लीजिएगा, पक्का एक सवाल इसमें से मिलेगा आपको बहुविकल्पी में, ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक के कुल सदस्य हैं 189, भारत भी इसका सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य है। संस्थापक सदस्यों में भारत गिना जाता है, मतलब जब ये शुरू हुआ था तभी भारत इसका सदस्य बन गया था। ठीक है, स्थापना इसकी जुलाई 1944 में, वही ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय बंगा जी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बाकी आपके लिए ऊपर के ये 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IBRD। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। सदस्य देश 189 हैं। स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। साथ साथ यहीं पे इसकी जुड़वा बहन भी देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसकी भी स्थापना उसी समय जुलाई 1944 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो भी वाशिंगटन DC में। दोनों के मुख्यालय आमने सामने है, एक का इधर एक का इधर, याद रखिएगा, आमने सामने है दोनों एक ही जगह पे। सदस्य देश इसके 190 हैं। भारत भी इसका सदस्य है, याद रख लीजिएगा आप लोग। इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है ये। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये आपकी प्रक्रिया हो गई, आपने इसको देख लिया। अब आपने विश्व बैंक देख लिया। अब यहाँ पे एक सवाल आपका बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल, जहाँ पे हम लोग चल रहे थे कि जो आपका विश्व विकास रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आप इसको लिख लीजिएगा आंसर बहुविकल्पी सवाल के लिए। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा 1978 से जारी की जाती है। कब से जारी की जा रही है जी? 1978 से जारी की जा रही है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो विश्व बैंक था, विश्व बैंक ने जो देशों की श्रेणी बांटी थी, जो बांटी थी विश्व बैंक ने, ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक के अनुसार अब अगर बात करें तो देशों की श्रेणी में जो कहा गया था कि जो उच्च आय वाला देश होगा, जरा देख लीजिए। तो एक सारणी मैं आपको दिखाता हूं, आप उसको देखिए और समझ जाइए। तो देखिए यहाँ पे श्रेणी में देखिएगा जरा, विश्व बैंक का आय समूहों में अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। तो जो विश्व बैंक है वो किसी भी देश को 4 भाग में बांटता है। कितने भाग में बांटता है? 4 भाग में। इस बात को नोट कर लीजिए, अभी आगे एक सवाल आएगा, वहां भी हम लोग इसी डाटा का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, 4 भाग में बांटता है। निम्न में बांटता है, निम्न मध्यम में बांटता है, उच्च मध्यम में बांटता है और उच्च आय में बांटता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आइए जरा देखते हैं यहाँ पे, ये 1 जुलाई 2020 के अनुसार का डेटा है, लिखा हुआ है यही। आप ये वाला केवल डेटा नोट करेंगे, ये वाला डेटा। विश्व बैंक के अनुसार देशों का वर्गीकरण, निम्न मध्यम आय। एक मिनट, सबसे पहले निम्न आय लिखिएगा। निम्न आय तो कैसे आप लिखेंगे? विश्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, हेडिंग लिखिएगा। विश्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो लिखिएगा, पहला निम्न आय वाले देश हो गया, उसको लिखिएगा $1036 से कम, $1036 से कम। हो गया ना। फिर लिखिएगा निम्न मध्यम आय, $1036 से $4045। अमेरिकी डॉलर है, याद रखिएगा। $1036 से $4045। ठीक है। तीसरा लिखेंगे आप लोग उच्च मध्यम आय वाले देश, $4046 से $12535। $4046 से $12535। फिर लिखेंगे आप लोग उच्च आय वाले देश अर्थात विकसित देश, इसमें आएंगे विकासशील देश। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
चलिए उच्च आय वाले में लिख लेंगे, उच्च आय वाले में $12,535 से अधिक, $12,535 से अधिक प्रति व्यक्ति आय है। ध्यान में रखिएगा आप लोग, प्रति व्यक्ति आय है ये, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो चलिए देखिए ये कहानी हो गई समाप्त, ठीक है ना। किस हिसाब से उन्होंने बांटा हुआ है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, आप इस बात को देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए आपके कुछ काम की चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर आय के साथ अन्य मापदंडों की भी बात की गई है, जैसे शिशु मृत्यु दर की बात की गई है, शिशु मृत्यु दर की बात की गई है, साक्षरता दर की बात की गई है और प्रति व्यक्ति आय की बात की गई है। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एक बात याद करने योग्य है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता दर है 94%। कितनी है? 94%, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पे निवल उपस्थिति अनुपात है प्राथमिक और द्वितीय स्तर पर, अर्थात जो लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं ना उनकी बात हो रही है कि मतलब कितने दिन विद्यालय जाते हैं। उपस्थिति नहीं होती है कि 75% उपस्थिति अनिवार्य है, तो वैसी कहानी है यहाँ पे। तो केरला में जो है 78% बच्चे, मतलब 78% उपस्थिति होती है उनकी, अर्थात कोई लड़का 100 में से 78 दिन पढ़ने जाता है केरला में, ठीक है। और वहाँ की जो साक्षरता दर है वो 94% है। शिशु मृत्यु दर है 12%, अर्थात बच्चा पैदा होते ही जो मर जाता है 0 से 6 साल की उम्र में, उसे हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रकार से आप लोग इसको बता सकते हैं। तो इसमें कुछ आपकी जानकारी की चीज़ें नहीं थी, बस एक बात, एक केरला वाला आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे एक आता है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं तो कह रहा है क्या कि अधिक औसत आय या मुद्रा से आप जीवन के लिए उचित आवश्यक वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं। उचित भौतिक सुविधाओं और सेवाओं के लिए आय पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए मुद्रा से आप प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते हैं, बिना मिलावट वाली चीज़ें या दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं, या बीमारियों से सुरक्षा नहीं खरीद सकते हैं। अभी आपने देखा था कोरोना आया था तो कितने अमीर अमीर लोग फुटुक गए थे, बाकी गरीब लोग बचे भी थे। ध्यान दीजिएगा। तो यही कहानी है सार्वजनिक सुविधा की। यहाँ पर एक चीज़ की बात हो रही है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PDS, PDS, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। इसकी जो शुरुआत थी वो भारत में 1947 से की गई थी। तो आप लिख लीजिएगा, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत क्या थी, कब हुई थी? 1947 में हुई थी, ठीक है। और इसमें एक शब्द आया आपका राशनिंग। राशनिंग, राशनिंग क्या है? राशनिंग क्या है? तो कम मूल्य पर या कम दाम पर, कम दाम पर सरकार के द्वारा जनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना राशनिंग कहलाता है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना क्या कहलाता है? राशनिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो आप लोग लिखेंगे हेडिंग, प्रश्न लिखिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे, यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत सरकार के द्वारा आम लोगों को हो गया आम लोगों को जीवन की आवश्यक उपभोग की वस्तुओं को बहुत कम दाम पर उपलब्ध कराया जाता है, हो गया। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए
हो गया ना। तो ये कंडीशन है हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिभाषा की। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाकी कई राज्यों में है, कई राज्यों में नहीं है, वो अलग की बात है। यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, गेहूं, चीनी आदि उपलब्ध कराना है। साधारण व्यक्ति को महंगाई के प्रभाव से बचाना है। पूरे देश में सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। और बाढ़, सूखा जैसी आकस्मिकताओं में खाद्य उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इसके लाभ क्या क्या हैं, जरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लाभ यही हैं कि गरीब लोगों को कम दाम पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो पाती हैं। आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण करना संभव हो पाता है, क्योंकि सरकार इन्हें लोगों को देती है। तो सरकार जब कम दाम पर खरीदेगी तभी लोगों को कम दाम पर दे पाएगी, तो उनकी मूल्य को नियंत्रित सरकार कर लेती है आराम से। ठीक है। फिर जमाखोरी, कालाबाजारी जैसे अनार्थिक कार्यों पर नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि सरकार को चाहिए तो सरकार कहीं से भी लेगी, जमा लोग नहीं कर पाएंगे। खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं, जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है जमाखोरी और कालाबाजारी। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग देखते होंगे जो टमाटर होता है अचानक 200-300 रुपये किलो चला जाता है, तो उसमें जो लोग छुपा के रखे रहते हैं वो बेचते हैं काफ़ी महंगे में। होता है कि नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। तो हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ पैदा हुई और हमने देखा कि ये पैदा बहुत कम हुई है, तो मैंने उस चीज़ को बचा के रख लिया, क्योंकि आने वाले समय में उस चीज़ की शॉर्टेज होने वाली है। और जब उस चीज़ की कमी होगी तो उसके दाम बहुत तेज़ भागेंगे, और जब दाम बहुत तेज़ बढ़ेंगे तो मैं उसको तब बेचूंगा और मुझे बहुत ज़्यादा उससे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जमाखोरी और कालाबाजारी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं का न्यायोचित वितरण हो पाता है, अर्थात अमीर हो क्या गरीब हो सबको बराबर हिस्सा मिल पाता है। ठीक है, इससे समाजवादी और लोकतांत्रिक प्रणाली की भी स्थापना होती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब आ जाइए आगे। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी प्रमुख कमियां क्या हैं। प्रमुख कमियां देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने सिस्टम पर आगे। देखिए, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख कमियां निम्न प्रकार है। पहले आप हेडिंग्स लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग एक एक की बात करते हैं। तो लिखिएगा आप लोग, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निम्नलिखित कमियां हैं। निम्नलिखित कमियां हैं, पहला भ्रष्टाचार, दूसरा लाल फीताशाही, लाल फीताशाही, तीसरा अकुशल प्रबंधन, नाम लिख लीजिए फटाफट, अकुशल प्रबंधन, और चौथा राजकोषीय घाटे का पोषक, राजकोषीय घाटे का पोषक, राजकोषीय घाटे का पोषक। चौथा, ये पांचवा उचित नियंत्रण का अभाव, उचित नियंत्रण का अभाव। लास्ट नंबर संचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग का अभाव, संचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग का अभाव। ठीक है, चलिए तो अब जरा देखिए कि इसमें कैसे इनको विस्तार से देखना है। देखिए भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार का मतलब है कि गलत तरीके से राशन को बांटना, या भ्रष्टाचार का सीधा सा मतलब है कि नियम से इतर काम करना, अर्थात जो नियम बनाया गया उसको छोड़कर किसी दूसरी तरीके से काम करना जिससे अपना लाभ हो, दूसरे को घाटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भ्रष्टाचार, क्योंकि हम जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो गरीबों के लिए आवंटित राशन आता है उसको किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया जाता है, अर्थात उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है। उनको पूरा राशन नहीं दिया जाता, डरा धमका के बोल दिया जाता कि अब की बार राशन नहीं आया, तुमको कम मिलेगा, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, और उनसे खाद्यान्न के बदले सामान्य से अधिक धन भी वसूला जाता है। जैसे अगर सरकार ने कहा कि भैया तुम 3.5 रुपये में बेचना, तो वो उसको 4 रुपये में बेचेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो 4 रुपये में बेचेंगे तो 50 पैसा का उनको फ़ायदा हो रहा है पर किलो के पीछे। ठीक है ना, ऐसे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और बहुत सारा तो बेच भी देते हैं और डांडी मारते हैं। मतलब आपको 10 किलो चाहिए, 10 किलो में से आपको 9.5 किलो देते हैं, आधा आधा किलो उसमें से गायब करते हैं, आधा आधा किलो गायब करते हैं। अगर 1000 व्यक्तियों से आधा आधा किलो गायब किया जाए तो 500 किलो गायब होगा, मतलब 5 कुंटल गायब होगा। याद रखिएगा, 5 कुंटल। 5 कुंटल का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर आपने 5 कुंटल गेहूँ गायब कर दिया और आपने उसे 25 में बेच दिया तो कितना हो गया जी, 25×25 125, 12,500 रुपये। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, केवल गेहूँ बेचने से
ऐसे सब चीज़ का हो जाएगा ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद देखिए लाल फीताशाही। तो हमारे यहाँ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकारी नौकरशाही से अत्यधिक प्रभावी है। ठीक है, मतलब जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, अगर आपने उनको घूस नहीं दिया तो वो आपके लिए राशन को आवंटित ही नहीं करेंगे। भले ही जो अनाज है वो गोदाम में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, लेकिन वो दुकानों पर भेजकर वितरित नहीं करवाएंगे। यही है हमारे यहाँ की लाल फीताशाही। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे दिख रहा है अकुशल प्रबंधन। तो अकुशल प्रबंधन का मतलब है कि खाद्यान्न खरीदने के लेकर उसके वितरण तक, खाद्यान्न खरीदने से लेकर उसके वितरण तक, ध्यान दीजिएगा, कोई एक बॉडी नहीं बनाई गई है कि जो खाद्यान्न को सही से खरीद पाएगी और उसे वितरित कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो गलत तरीके से लोग राशन खरीदेंगे, इतने बता के उतना खरीदेंगे, मतलब बताएंगे मैंने 10 क्विंटल खरीदा, खरीदेंगे 8 क्विंटल, 2 क्विंटल का पैसा सरकार से अलग से निकलवाएंगे, तो सरकार को इसको राजस्व की हानि होती है। सरकार को राजस्व की क्या होती है? हानि होती है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद राजकोषीय घाटे का पोषक भी है ये, अर्थात जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हमको कम दाम पर राशन दिया जाता है, सरकार उसे अधिक दामों पर खरीदती है और हमें कम दाम पर देती है। इसका मतलब उसमें सरकार को क्या होता है? घाटा होता है। और सरकार को घाटा होने का मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार अपना पैसा दे दे रही है, नहीं, वो राजकोष जो बनाया गया है उसमें पैसे में कमी होती है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा उचित नियंत्रण का अभाव है। वही कहानी है कि नियंत्रण इन पर नहीं है, वही पुराने धर्रे से चल रहा है, इसीलिए इन पर उचित नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता। हाँ, अब आज के समय देखिए अब बदला हुआ है कि जब व्यक्ति जाएगा अंगूठा लगाएगा, अंगूठा लगाने के बाद ही उसका राशन दिखेगा, और जैसे ही अंगूठा लगाने के बाद उसको राशन मिलेगा, सरकार को मालूम चल जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति को राशन मिल चुका है। ठीक है, परंतु इसमें भी कुछ लोग धांधली कर लेते हैं, फिर भी पहले की अपेक्षा तो धांधली कम ही हो रही है। ठीक है, इससे तो आपको मानना पड़ेगा। फिर सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का अभाव। तो क्या कह रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित है, जिसके कारण समय, धन और संसाधन की बर्बादी हो रही है। तो ये तो चीज़ें सुधार हो रही हैं धीरे धीरे, अब इन चीज़ों में सुधार हो रहा है। तो आप इसमें जोड़ दीजिएगा कि इन चीज़ों में वर्तमान स्तर पर सुधार किया जा रहा है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एक शब्द है शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? किसी व्यक्ति के भार और उसकी लंबाई के वर्ग का अनुपात, BMI कहलाता है, BMI कहलाता है। ठीक है, तो 3 चीज नीचे लिख लीजिएगा। यदि BMI 18.5 से नीचे है तो व्यक्ति अल्प पोषित कहलाएगा, और अगर 25 से ऊपर है तो व्यक्ति अति भारित कहलाएगा, मतलब ज़्यादा पोषी हो गया जी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अर्थात सामान्य व्यक्ति का 18.5 से 25 के बीच होना चाहिए। अब आप नाप लीजिएगा, अपना घर पे जरा नापिएगा कैसा है आपका बॉडी मास इंडेक्स। आप अल्प पोषित में आ रहे हैं कि अति पोषित में आ रहे हैं? कैसे? अपने किलो को नापिए, फिर अपनी लंबाई नाप के उसका वर्ग कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, मीटर में नापिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका वजन है 60 किलो का, कितना है? 60 किलो का, और आपका जो भार है, मतलब जो आपकी लंबाई है, वो 1.5 मीटर की है, 1.5 मीटर। तो 1.5 का वर्ग करेंगे तो 15 15 225, 2.25 हो जाएगा, और 60 में आप जब 2.25 से भाग देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा बताइए तो ज़रा। 60 में जब आप 2.25 से भाग देंगे तो आपको आंसर मिलेगा, देखिए 60 में जैसे ही आप भाग देंगे 2.25 से, तुरंत आपको आंसर मिलेगा 26.66। अर्थात आप अति भारित हैं, ठूंस लिए ज़्यादा, भोजन कम करिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यदि 1.65 मीटर लंबे वयस्क का वजन 50.5 किग्रा से कम है तो उसे अल्प पोषित माना जाएगा, और अगर उसी व्यक्ति का वजन 68 किग्रा से अधिक है तो उसे अति भारित माना जाएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, अब हमारा एक शुरू होता है
मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप लोग, यह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप पहले लिख लीजिएगा यूएनडीपी, कोष्ठक में लिख लीजिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हो गया ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब जरा हम आपको एक नए स्लाइड पर लेकर चलते हैं, जहाँ से आपको ये पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा। आ जाइए यहाँ पे, अब देखिए। तो HDI मानव विकास सूचकांक, HDI शॉर्ट फॉर्म होता है इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोलते हैं, HDR भी बोला जाता है इसको, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो क्या होगा, HDR जारी करता यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे आप बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। शुरुआत कब से हुई थी इसकी, पहले तो आप यूएनडीपी के बारे में जान लीजिए। यूएनडीपी की जो स्थापना हुई थी वो 22 नवंबर 1965 को हुई थी, आप इसको अलग से लिख लीजिएगा। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, तो इतना लिख लीजिएगा। अब नीचे बात करते हैं कि जो हमारा HDR है उसकी शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो 1990 में दो अर्थशास्त्री थे, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और एक भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। दोनों ने मिलकर उस सूचकांक को बनाया था जिसे हम लोग HDI अर्थात HDR कहते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी देख लीजिए कि मानव विकास सूचकांक के संकेतक, तो मानव विकास सूचकांक के 3 संकेतक हैं, मानव विकास सूचकांक के 3 संकेतक हैं। पहला जीवन प्रत्याशा, लिखिएगा आप लोग इसको, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, जीवन प्रत्याशा। दूसरा शिक्षा का स्तर, तीसरा प्रति व्यक्ति आय, हो गया ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यहीं पे लिख लीजिएगा मानव विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार, यहीं पे ऐसे बगल में बढ़ा लीजिएगा 2021 के अनुसार। ठीक है, भारत की जीवन प्रत्याशा जो है 67.2 वर्ष काउंट की गई है। कितने वर्ष, 67.2 वर्ष काउंट की गई है। ठीक है, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय वही 2021 के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $6,590 है, $6,590 है। ये बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये किसके अनुसार है, ये HDR अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अर्थात मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार है $6,590। किसके अनुसार, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार। कब, 2021 में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप लोग, ऐसे लिखिएगा मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति। पहले एक बात ये लिख लीजिएगा, मानव विकास सूचकांक 2021, मानव विकास सूचकांक 2021, कुल देश 191 हो गया, जिसमें नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है। इसको लिख सकते हैं आप लोग, पहला स्थान किसको मिला था, नंबर 1 स्विट्जरलैंड। 132 नंबर पे भारत आता है। टोटल 191 देश हैं, उसमें 132वें नंबर पर हमारा भारत आता है। और सबसे लास्ट में आता दक्षिणी सूडान, जिसे साउथ सूडान भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। भारत का जो HDI है उसका मान कितना था, 0.633। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो HDI है वो 0 से लेकर 1 के बीच में दिया जाता है। जो 1 होता है वो अत्यधिक उच्च होता है, अर्थात बहुत उच्च मानव विकास है वहाँ पे, और जो 0 होता है वो एकदम रद्दी मानव विकास है।
ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे भारत की कुछ और स्थितियाँ हैं। देखिए, भारत 2021-22 में 2021-22 में जो है 132वें नंबर पर है। किस नंबर पर है जी? 132वें नंबर पर है। भारत 2020 में 131वें नंबर पर था, लिख लीजिएगा, क्योंकि 2022 में आपसे 2018 वाला पूछा गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 2020 में भारत 131वें नंबर पर था, 2019 में भारत 129वें नंबर पर था, और 2018 में भारत 130वें नंबर पर था। 2018 में भारत 130वें नंबर पर था। ये बात को मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस बात को जरूर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट की श्रेणियाँ क्या है? मानव विकास रिपोर्ट की श्रेणियाँ क्या हैं? तो ये देख लीजिए, मैंने कहा था ना 0 से 1 के बीच दिया जाता है। तो 1 है मैक्सिमम, 0 है न्यूनतम। तो 800 से 1 तक, मतलब वही 0.8 से लेकर 1.0 तक जो हैं बहुत उच्च वाले हैं। उच्च वाले किस में आते हैं? 700 से 799 के बीच। 700 से 799 के बीच उच्च, मतलब जिनका HDI इसके बीच में होगा उन्हें उच्च विकास वाले देश कहा जाएगा। और मध्यम वाले में कौन आता है? मध्यम वाले में 550 से लेके 699। तो हमारे भारत का जो है 633 है। तो आप बताइए भारत किस में आएगा? मध्यम में आएगा। भारत किस में आएगा? मध्यम में आएगा। और निम्न वाले में कौन आता है? 550 से नीचे वाले, 550 से नीचे वाले, टोटल 0 तक हो जाएगा। तो ये लोग निम्न विकास की श्रेणी में आते हैं। ठीक, ये बात का आपको हो गया मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। अभी आपसे 2023 में सवाल पूछा गया था। 2023 में आपसे सवाल पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक क्या है? ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? मानव विकास सूचकांक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी एक सूची है, जारी एक सूची है जो जो किसी देश की सर्वांगीण विकास को दर्शाता है, सर्वांगीण विकास को दर्शाता है। और लिखिएगा आप लोग इस बात को, और निम्नलिखित आधार पर देशों की तुलना करता है, निम्नलिखित आधार पर देशों की तुलना करता है। इसके 3 घटक हैं, इसके 3 घटक हैं। लिखिएगा आप लोग, ऐसे लिखने को आएगा पेपर में। अभी 2023 का पूछा गया सवाल है ये, ध्यान में रखिएगा। इसके 3 घटक हैं। पहला जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। दूसरा स्कूली शिक्षा। तीसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो आप लोग जीवन प्रत्याशा में हेडिंग डाल के लिखिएगा, छोटा छोटा इसमें भी लिख देंगे क्योंकि वर्णन आपसे पूछा गया है। तो जीवन प्रत्याशा में लिखेंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन के समय, किसी व्यक्ति के पैदा होने के समय, किसी व्यक्ति के पैदा होने के समय, हो गया, यह संभावना कि वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, यह संभावना कि वह कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, उसकी जीवन प्रत्याशा कहलाती है, उसकी जीवन प्रत्याशा कहलाती है। ठीक है, उसके नीचे बढ़ा लीजिएगा कि 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष थी। अर्थात इसका अर्थ समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो ये हमारे यहाँ कहा जा सकता है कि वो औसतन 67.2 साल तक जी सकता है, औसतन 67.2 साल तक जी सकता है। ऐसा नहीं मतलब इतना ही जिएगा, औसतन की बात होती है इसमें। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा आप लोग लिखिएगा शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर। ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग इसमें, इसके अंतर्गत किसी देश की साक्षरता दर, किसी देश की साक्षरता दर और स्कूल के नामांकन अनुपात, स्कूल के नामांकन अनुपात और स्कूल में बिताए गए वर्ष
को रखा गया है, स्कूल में बिताए गए वर्ष को रखा गया है। जैसे देखिए भारत में अपेक्षित वर्ष है 11.9 वर्ष और औसत वर्ष है 6.7 वर्ष, अर्थात एक बच्चा औसतन 6 से 7 साल तक पढ़ाई करता है। ध्यान में रखिएगा 6.7 साल तक पढ़ाई करता है। तीसरा लिख लीजिएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय तो ये तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया, किसी देश की कुल आबादी में किसी देश की कुल आय में उसकी जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है $6,590, $6,590। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो गया क्या, मानव विकास रिपोर्ट पर पूरी टिप्पणी, और सब कुछ मैंने आपको इसमें खोलकर रख दिया है। अब आप जैसे चाहें वैसे पेपर में अपने लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा सिस्टम। तो आपका ये अध्याय हो गया समाप्त। आपका ये अध्याय हो गया समाप्त। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुछ सवाल जो आपसे 2023 में पूछे भी गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल आपके सामने आ रहा है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए कौन सा बेहतर है। ये तो मैंने आपको अभी बात दिया, पूरा बताया तो मैंने आपको। राष्ट्रीय आय क्या है कि एक देश में निश्चित समयावधि में सभी मूल निवासियों की जो कुल आय है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिनकी कुल आय ज़्यादा है उनको विकसित देश कहा जाता है। हालांकि यह एक उपयोगी उपाय नहीं है, मैंने कहा ना आपसे, आप उसको उदाहरण दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप उसको उदाहरण लिख लीजिएगा, मैंने आपको जो पीछे बताया वही लिखना है। और फिर देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या है, किसी देश की कुल आय को उसकी आबादी से विभाजित करने पर जो उसकी आय मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, इसे औसत आय भी कहते हैं। यही तो मैंने आपको अभी बताया, इतना चिल्ला कर हैं। बताइए, आप बताइए, नहीं बताया मैंने? 2023 में आपसे पूछा गया, नहीं पूछा गया सवाल? तो आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। अब बताइए दोनों में बेहतर कौन है? मैंने आपको पीछे भी बताया दोनों में बेहतर कौन है, तो दोनों में बेहतर है प्रति व्यक्ति आय। दोनों में प्रति व्यक्ति आय बेहतर विधि है। क्यों? क्योंकि इससे हमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात करने का मौका मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात करने का मौका मिलेगा कि देश का प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो वह व्यक्ति के विकास को प्रोत्साहित करेगी, जो अर्थव्यवस्था का एक सकारात्मक पक्ष है। देश की कुल आय का विकास तो हो रहा है वो, लेकिन 2 ही 4 लोग का विकास हो रहा है, उसमें तो कहाँ आपका देश का विकास हो रहा है जी। मान लीजिए टोटल देश में 100 लोग हैं, उसमें से 4 ही लोग कमा के बढ़ते जा रहे हैं, बाकी बेचारे भिखमंगे पड़े हुए हैं, तो देश का विकास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जब प्रति व्यक्ति आय देखा जाएगा ना, तब जाके मालूम चलेगा कि हाँ किसी व्यक्ति का कितना विकास हो रहा है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय जो है ज़्यादा बेहतर विकल्प है देशों की तुलना करने का। और ये देख लीजिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए विकास की अवधारणा क्या है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और ये आंसर लिख लीजिएगा। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए विकास की अवधारणा क्या है, मैंने आपको पीछे ही बता दिया। राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी देश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक विकास होता है, अर्थात वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है। उसके नीचे आप लिख लीजिएगा, किसी देश का विकास देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है, देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नीचे लिखिएगा आप लोग, इसमें निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाता है। इसमें निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाता है। पहला आय तथा अन्य घटक, आय तथा अन्य घटक। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, आय विकास का महत्वपूर्ण घटक है जिससे भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा, दूसरों का सम्मान, रोजगार, शांति, प्रदूषण रहित पर्यावरण और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। तो ये बात आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप बोलिएगा कि जिससे भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। अतः जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आर्थिक विकास और विकास
के लक्ष्य दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर आप लिखेंगे इसमें राष्ट्रीय विकास को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया जी? राष्ट्रीय विकास को शामिल किया गया है। तो विकास के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास की धारणा को भी शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय विकास क्या है? देखिए, राष्ट्रीय विकास विभिन्न व्यक्ति लक्ष्यों की तलाश करते हैं और राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में उनके उद्देश्य भी अलग अलग होने की संभावना रहती है। यही जो मैंने आपको पीछे बताया था। उदाहरण के लिए किसी देश का जो विकास है किसान के लिए अलग माध्यम से होगा, व्यापारी के लिए अलग माध्यम से होगा, शिक्षक के लिए अलग माध्यम से होगा। अतः राष्ट्रीय विकास के तहत उन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है जो कि बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हो गया आपका प्रमुख क्वेश्चन आंसर। अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन आंसर हमारे लिए बच रहे हैं क्या। कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए तो है नहीं। सतत पोषणी विकास जो मैंने आपको पीछे बताया था वही देखिए यहाँ पे एक बार आपसे 2020 में पूछा भी गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है धारणीयता का विषय, धारणीयता का विषय क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो धारणीयता मतलब वही सतत पोषणी विकास है। लिखा हुआ है देखिए, विकास का तात्पर्य केवल वर्तमान पीढ़ी को खुशहाल बनाना नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य भी बनाना है। इसे तो हमने पीछे सतत पोषणी विकास के अंतर्गत पढ़ा था। ऐसा करने से मतलब धारणीयता, धारणीयता अर्थात सतत पोषणी विकास से मतलब है इसका तात्पर्य ऐसा विकास करने से है जो आने वाले कई वर्षों तक सतत रूप से चलता रहे, जो आने वाले कई वर्षों तक सतत रूप से चलता रहे। यह तभी संभव है जब हम संसाधनों का दोहन करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं। ये तो हम लोग पीछे भूगोल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछली सदी में दुनिया के तेजी से औद्योगिकरण से अस्थायी विकास का मुद्दा उभरा है और यह महसूस किया जा रहा है कि आर्थिक विकास और औद्योगिकरण ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत शोषण किया है। याद रखिएगा, जिससे धारणीयता के विषय पर संदेह पैदा होने लगा है कि क्या यह धारणीयता वास्तव में रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, एक विकसित देश आर्थिक रूप से अधिक संपन्न माना जाता है, साथ ही लोगों का जीवन स्तर भी उच्च होता है। विकसित देशों में कम जनसंख्या और पर्याप्त प्राकृतिक साधनों की विद्यमानता अधिक होती है। इसी कारण से लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, वहाँ पे जनसंख्या कम होती है विकसित देश में, प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय भी लोगों की ज़्यादा होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। और वैश्विक स्तर पर देशों की तुलना करने के लिए आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट साधन है, जिसके अंतर्गत जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विकसित देश मानते हैं। क्या मानते हैं? विकसित देश मानते हैं। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के 3 योगदान की विवेचना कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के योगदान की विवेचना देखिए, उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है, जीवन स्तर भी बढ़ता है। सीधी सी बात है, अगर उद्योग लगेगा तो लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो लोगों को पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो लोग रहन सहन ऊंचा बनाएंगे, अपना खाने पीने का बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाएंगे, खरीदेंगे, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको मिलने लगेंगी, क्योंकि पैसा होगा तो डॉक्टर भी आराम से उनका इलाज करेंगे। ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कर रहा है दूसरा, इससे रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है और मानव संसाधन पुष्ट होते हैं। मानव संसाधन क्या होते हैं? पुष्ट होते हैं। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि और पूंजी का निर्माण भी होता है, ये तो फिक्स बात है। अगर उत्पादन होगा तो उसका निर्यात भी होगा, निर्यात करने से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। उसके बाद कह रहा है उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खंड जैसे कृषि, खनिज और परिवहन आदि में वृद्धि होती है। वो तो हमने कृषि में पढ़ा ही था कि कृषि से कच्चा माल लेकर उद्योगों में लगाया जाता है, जिससे कृषि उच्च पैमाने पर की जाने लगती है, जिससे कृषि उच्च पैमाने पर की जाने लगती है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका अध्याय समाप्त। ठीक है, आपका अध्याय समाप्त हो गया। अब हम लोग 1 फरवरी से इसमें शुरू करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला और साथ साथ 2023 में आने वाले सभी सेटों का सॉल्व। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। धन्यवाद।